ये हुआ आपका फिनॉल। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं इनके फिर से पूछे जाने के। ये देखो इस बार जो है हो सकता है ये जो मैंने आज कराया उसमें से एक सवाल कम से कम आपको पेपर में मिले। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, रिवीजन पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। बहुत अच्छे। समय कम है और काम ज्यादा, समय कम है और टास्क बड़ा, मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। घबराएं नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करें। इसी बार डॉक्टर बनना है, ये मन में होप लेके चले, क्योंकि जब अपने अंदर आत्मविश्वास या विश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अपने अंदर जो है इतना यकीन, इतना जुनून, इतना विश्वास पैदा कर लीजिए कि कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाए एक मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने से। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक और सवाल आपके लिए, बहुत ही शानदार सवाल लेके आ रहा हूं। अब की बार मैंने फिनॉल से क्वेश्चन उठाया है। फिनॉल से क्वेश्चन किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। 3 सवाल 4 सवाल आपके सामने हैं। इन 3-4 सवालों में से एक सवाल कम से कम आपको फिनॉल में जरूर मिलेगा नीट के एग्जाम के अंदर। शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग। देखो रिएक्शंस जहां जरूरी होगी वहां मैं आपको समझाऊंगा, मैकेनिज्म भी, लेकिन सारी मैकेनिज्म लगभग आपके आ चुकी है, मैं करा चुका हूं। अब रिएक्शंस में आपको जो काम की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। पहला सवाल देखिए, आजकल इस टाइप का सवाल भी बहुत आ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, कि भाई आपको कुछ रिएक्शंस मिलेगी, एक साइड दूसरी साइड कुछ लिखा हुआ मिलेगा और उनको आपस में मैच करना है, मतलब लेफ्ट और राइट को मैच करना पड़ता है। इसके अंदर आपको चेक करना है कि कौन सा सवाल किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सी लाइन किसके साथ मैच हो रही है। जैसे पहली रिएक्शन देखिए, फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ हो रही है। डाइल्यूट HNO3 ही है, यानी कि वीक HNO3 है, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी HNO3 है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग HNO3। दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। पानी मिलाने के बाद एसिड की स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है और कॉन्सेंट्रेट होने पर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। तो मतलब वीक HNO3 के साथ, यानी कि डाइल्यूट HNO3 के साथ आपन ने रिएक्शन कराई फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन हुई, तो फिनॉल की जब रिएक्शन होती है तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों क्या होता है। मैं इधर आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये फिनॉल आपने लिया है और इस फिनॉल के ऊपर अटैक हो रहा है डाइल्यूट HNO3 का, तो डाइल्यूट HNO3 कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट, इट मींस HO माइनस अलग हो जाएगा, NO2 प्लस अलग हो जाएगा। आपको ध्यान होगा मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैकेनिज्म जब आपको समझाई थी तो बताया था कि बेंजीन की रिंग या बेंजीन जैसे किसी कंपाउंड का कोई भी रिएक्शन आपको मिले, कोई भी बेंजोइड कंपाउंड की रिएक्शन आपको मिले, कहीं भी एरोमेटिक रिंग की आपको रिएक्शन मिले, तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, यानी कि मुख्य जो कर्तव्य है वो ये होना चाहिए कि आप उस बेंजीन रिंग के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रोफाइल ही आसानी से आ सकता है और रिएक्शन कर सकता है। NO2 प्लस अटैक करेगा ऑन दिस रिएक्शन और रिएक्शन कुछ इस तरह से चलेगी। ये NO2 प्लस जो है जाके बेंजीन की रिंग पे जाके अटैक करेगा। मेरे बच्चों OH इज एन पॉजिटिव ग्रुप, पॉजिटिव M ग्रुप होता है ये, और पॉजिटिव M ग्रुप होने की वजह से इसके ऊपर आपको ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या डेंसिटी ज्यादा मिलती है। इस वजह से NO2 का अटैक ऑर्थो पर भी होता है और पैरा पर भी होता है। तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट में यहां NO2 और OH के बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है। H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ऑर्थो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसको आप ज्यादा बनाना इस वाली रिएक्शन के अंदर। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ऑर्थो ज्यादा बनेगा, पैरा कम बनेगा। तो इसका मतलब आपका ये सवाल तो कंप्लीटली क्लियर हो गया कि रिएक्शन जब होती है तो ऑर्थो नाइट्रो पैराफिनोल बनता है। लेकिन इसके अलावा और सुन लीजिए, रिएक्शन के को प्रोडक्ट भी सुन लीजिए, रिएक्शन के अंदर और भी चीजें बनती है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि बताओ ये बनेगा क्या, तो आप कहना साहब ये भी बनेगा, देखो ये भी बनेगा। इसके अलावा आपको फिनॉल की रिंग के यहाँ
OH है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, आपसे पूछा जाए ये बनेगा क्या, ये भी बनेगा, इट मींस दीज आर पॉसिबल प्रोडक्ट। और आपसे कहा जाए कि बताओ यहाँ ये बनेगा क्या, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सेस में ले लूं तो ये बनेगा क्या, बिल्कुल ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, कोई गलत नहीं है, ये भी बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, कम बनेगा। ये ज्यादा तब बनता है जब हम यहाँ HNO3 को स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी बनेगा। पॉसिबल प्रोडक्ट में तो आपको ये भी लेना है, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल प्रोडक्ट सारे के सारे ही ये थोड़े ज्यादा बनते हैं, ये थोड़े कम कम बनते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को सही ना करें जिसमें NO2 को उसने मेटा पर लगा रखा हो, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। बाकी तो सारी चीजें सही कर सकते थे आप। एनी डाउट? ध्यान रखें ये वीक HNO3 है, अगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते यानी कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 अगर ले लेते H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेट HNO3 कर दिया जाता और यहाँ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कर दिया जाता, तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 रिएक्ट विद ईच अदर, जनरेट इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और NO2 प्लस हाईली इस जो है रिएक्टिव होता, और रिएक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती कि यहां भी वो सारे बनते जो अभी मैंने आपको बना के दिखाए थे उस कंडीशन। अब यहां पे सबसे ज्यादा ये बनेगा, ये मेजर होगा क्योंकि आप एक्सेस में HNO3 ले रहे हैं और जम के आपने क्या लिया है इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इट मींस इन दोनों की रिएक्शन से खूब सारा NO2 प्लस बनेगा और वो सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर करेगा। मतलब ये कि देखो ये भी बनेगा, पहली चीज, दूसरा ये भी बनेगा, तीसरा ये भी बनेगा, चौथा ये भी बनेगा, इनमें ये सबसे ज्यादा बनेगा। समझ में आ रही है? ये यहां भी बन रहा है, अगर यहां डाइल्यूट लेते तो भी बनता, बस फर्क इतना सा है डाइल्यूट में वो बहुत कम बनता है लेकिन पॉसिबल है। बस ध्यान रखें दोनों रिएक्शन में या बेंजीन के किसी भी रिएक्शन में आपको बेंजीन की ऊपर अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप लगा है तो मेटा प्रोडक्ट कभी भी मेजर नहीं बनाना है, मेटा प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट में भी नहीं बनाना है, ना वो मेजर होगा ना वो पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, पॉसिबल भी नहीं होगा वो। ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन। अब मैं चलता हूं आगे। तो इसका मतलब ए तो मैच कर देना फर्स्ट के साथ कि भाई इसका तो इसी के साथ मैचिंग हो रहा है। सेकंड रिएक्शन बी, फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सेस में लेके जब कराई जाती है तो फिर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की इस रिएक्शन से आपको एक पॉलीमर मिलता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके की। ये रहा फिनोल। बात फिर से वही ला रहा हूं, जब भी कोई रिएक्शन आप कराएं एरोमेटिक कंपाउंड या रिंग के साथ, तो पहला काम आपको इस कंपाउंड को जो भी आप रिएक्शन में ले रहे हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल में आप जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के बाद अब इसका अटैक लगे हुए ग्रुप के हिसाब से, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ऑर्थो और पैरा पे लगाइए, अगर ये नेगेटिव ग्रुप होता तो मेटा पे लगा देता मैं। अब मैंने इसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ा, देखो यहाँ प्लस बन जाएगा तो बेंजीन की रिंग पर ये दो जगह जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, H ये वाली आ जाएगी, देखो ये H निकल के यहां जुड़ जाएगी तो ये OH हो जाएगा, ठीक है, और एक बनेगा इसका पैरा प्रोडक्ट। फिर से क्लियर हो गई बात। अब सुनो, इन दोनों कंपाउंड का नाम है, इसका तो नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एल्कोहल, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल को अगर आगे NaOH बेस की प्रेजेंस में और गर्म कर दें तो ये रिएक्शन आगे एक्सेस में है ना फॉर्मेल्डिहाइड, तो बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, प्रोडक्ट बनाता जाएगा। तो NaOH की प्रेजेंस में ये दोनों कंपाउंड मिलकर आपको एक स्पेशल कंपाउंड बेकेलाइट देते हैं। बेकेलाइट का इस्तेमाल तो आप जानते हैं ना, बेकेलाइट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि बिजली का सामान, स्विच, प्लग वगैरह बनाने में बेकेलाइट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप NaOH बेस लें लेकिन केवल ऑर्थो को ही गर्म करें, पैरा ले ही नहीं, केवल एक को गर्म कर रहे हैं, वही बेस की प्रेजेंस में आपने केवल एक को गर्म किया तो एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है नोवालैक, जिसका इस्तेमाल पेंट वगैरह, ये वार्निश पेंट होती है ना दीवारों पे जो व्हाइट वॉश वो पेंट वगैरह करते हैं अपन, कलर ऑयल पेंट, वो इससे बनता है नोवालैक।
तो नोवालैक बनता है केवल ऑर्थो से, और दोनों को यूज करके आपस में जोड़ते चले जाएं तो बनता है बेकेलाइट। अब एक छोटी सी बात है, जब रिंग को रिंग से जोड़े ना, चाहे आप बेकेलाइट में जोड़ें चाहे आप नोवालैक में जोड़ें, तो जोड़ते टाइम ध्यान रखना पॉलीमर बनाते टाइम कि दो रिंग के बीच में एक CH2 जरूर आना चाहिए। इस तरह से जोड़ते जाना और पीछे N लगा देना। अगर केवल ऑर्थो ऑर्थो जोड़ोगे तो नोवालैक बनेगा। आप पैरा को भी यूज करते जाओगे, नीचे भी जोड़ोगे, 3D बना दोगे, आगे पीछे सब जगह जुड़ेंगे, क्योंकि ऑर्थो पैरा लोगे तो फिर वो बेकेलाइट बन जाएगा। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। यानी कि इस रिएक्शन का इसने केवल नाम पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा, तो हम केवल नाम बता देते हैं। अपन कौन सी फालतू चीजें हमारे पास भी नहीं है भाई, हम बस वही बताएंगे जो तू पूछ रहा है। तूने पूछा इसका नाम लेडर मानने से रिएक्शन है, दिस इज द मैच। ये मैच हो गया है, ये इनका मैचिंग हो गया कि सेकंड और बी दोनों मैच करते हैं। अगली सवाल है, अगली रिएक्शन जिसमें फिनॉल लिया है NaNO2 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों, NaNO2 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलके HONO देते हैं, HONO यानी HNO2। HONO एक नाइट्रोसो ग्रुप देने वाला रिएजेंट होता है, NO ग्रुप देता है, ये NO दे देगा, और ये NO बेंजीन की रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, ज्यादा तो पैरा ही बनेगा। ठीक है, आपको जब ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो भी बना दो पैरा भी बना दो, मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका टेस्टिंग में भी यूज होता है। जब कंपाउंड बनता है ना, तो इसमें 3 तरह के कलर चेंज होते हैं। आपने मान लो इसमें थोड़ा जो है, इसमें 3 कलर जैसे GRB जिनको कहते हैं, ग्रीन कलर, एक रेड कलर, एक ब्लू कलर। तो जब आप फिनॉल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें थोड़ा NaNO2 मिला के ड्रॉप करके H2SO4 डालते हैं, यानी कि ये रिएजेंट जब फिनॉल के अंदर डाला जाता है तो धीरे धीरे उसका कलर ग्रीन होने लगता है। फिर ग्रीन होने के बाद ये ग्रीन कलर बन जाता है सॉल्यूशन का। ग्रीन होने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, देखो पानी से जब आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो वही कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा और बेस मिलाइए तो ये ब्लू कलर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रीन कलर, फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर, इस तरह से कई सर्टेनिटी टेस्ट आप कर सकते हो इससे, और आप ये पता लगा सकते हो कि दिस इज फिनॉल, रियल में ये फिनॉल ही है। इसका मतलब फिनॉल का सर्टेनिटी टेस्ट आप इस टाइप की रिएक्शन से कर सकते हो, और ये काम किया था साइंटिस्ट लीबरमन ने, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया लीबरमन टेस्ट। ये हो गई तीसरी रिएक्शन जिसमें फिनॉल था और यहां कंडीशन में लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और NaNO2। तो बेटा आ गई बात समझ में, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है और NaNO2 है, दोनों मिलके ये रिएक्शन कराते हैं। ये मैच हो गया भैया, यहां C का 4 के साथ मैचिंग। अगली रिएक्शन है फिनॉल का ऑक्सीडेशन की। फिनॉल का ऑक्सीडेशन आप CrO2Cl2 या एयर से कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड या एयर से। ये प्रेजेंस से फिनॉल को आप खुला छोड़ दीजिए। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल वैसे तो देखो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरी बात इसमें कोई खुशबू भी नहीं आती, मतलब ऑर्डरलेस होता है, किसी तरह की खुशबू बदबू नहीं आती। लेकिन जब ये खुला रह जाता है ना और ऑक्सीडाइज हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, इसका कलर थोड़ा पिंक सा हो जाता है, लाइट पिंक, और इसमें जो है खुशबू भी आने लगती है। यानी कि इसमें एक लाइफबॉय साबुन आपने सुना होगा, लाइफबॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, सुना है? लाइफबॉय साबुन में जैसी स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल फिनॉल जब इम्प्योर होता है, पानी के साथ मॉइस्ट हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब इसमें भी ऐसी स्मेल आने लगती है। दिस इज द प्राइमरी टेस्ट ऑफ फिनॉल, लाइफबॉय जैसी खुशबू। तो फिनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेता है, इस तरीके का, जैसे आपने खुला छोड़ दिया उसको, तो इस तरीके का बेंजोक्विनोन, फिनोक्विनोन टाइप का कंपाउंड, ये और आगे फिनॉल के अदर मॉलिक्यूल्स के साथ H बॉन्डिंग भी करके जुड़ जाता है, ऐसे भी हो जाता है ये। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन में आपने यूज क्या किया है। तो ये तो तब बनता है जब आप CrO2Cl2 लेते हो या फिर एयर में खुला छोड़ देते हो। इस सिचुएशन में इसका ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से होता है, ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और COOH
OH H OH COOH यानी मीजो टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाईली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखना, बच्चा इसको भूल जाता है और गलत करके आता है। ये मीजो टार्टरिक बनाएगा, कुछ और नहीं। दैट्स क्लियर। अगली रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सेस ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन है फिनॉल की, जिसमें आप फिनॉल के ऊपर 3 जगह पर Br लगा देते हो और एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना लेते हो। समझ में आ रहा है? ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, दिस इज एन व्हाइट कलर कंटेनिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एक बार ये एग्जाम में, यानी कि मेडिकल के एग्जाम में, इस कंडीशन को देकर पूछा गया था। इस कंडीशन का भी मतलब ये है कि ये रिएक्शन के दौरान आपको एक्सेस क्वांटिटी में Br प्लस देगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल देगा, और आपको यही बनाना है। तो ध्यान रखें, कहीं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने के सोच रखा हो किसी ने और वो ये या ये दे दे, तो दोनों सिचुएशन में यही बनाना। बच्चों ने गलत कर दिया था, कई बार पहले आया था जब कई बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले सवाल की ओर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आजकल ये भी खूब पूछा जा रहा है, बहुत सारा सवाल इस टाइप का भी पूछा जा रहा है और बहुत सारा बच्चा इसको गलत भी करता है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी होती है कि यहाँ जब ऑप्शन आते हैं ना करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में, तो चारों ऑप्शंस की हमें अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये बड़ी दिक्कत है। और वो ऑप्शंस में ऐसी 2-3 लाइनें तो आपको डालेंगे ही, कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे डालेंगे जो आपको लगेगा कि यार दोनों ही मेरे को तो आंसर लग रहा है, अब इनमें से रियल आंसर कौन सा है, वो एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो देखो पहली लाइन को देखिए, इन विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल शोज रेड ब्लू कलरलेस सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, 3 तरह के कलर रेस्पेक्टिवली मिलते हैं। एक एक करके अगर मैं बताऊं तो 1 डिग्री एल्कोहल से आपको रेड मिलता है, 2 डिग्री से आपको ब्लू मिलता है, 3 डिग्री से आपको कलरलेस यानी कोई कलर नहीं मिलता। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल ले लो जो आपका मन करे, और ये ले लिया मैंने 3 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन की शुरुआत एक्चुअली P+I2 से होती है, सेम सब में एक जैसा काम करना है। रिएक्शन होती है तो P+I2, ये P+I2, P+Cl2, P+Br2, इसका मतलब होता है PCl3। एक्सेस में हेलोजन हो तो PCl5 तक भी आप बना सकते हो। अब PCl5 PCl3 का एक लॉजिक, अब सुनो, PCl5 PCl3 और SOCl2 का रूल सुन लो। रूल भैया, रूल सुन लो। ये तीनों ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे ही रिएक्शन करते हैं, लाइक अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोज, एस्टर, अमाइड, जिसमें भी ऑक्सीजन सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। और PCl5 रिएक्शन करके उसकी ऑक्सीजन को तो ले लेता है, POCl3 बना लेता है। PCl3 उनकी ऑक्सीजन को लेके H3PO3 बना लेता है, और SOCl2 उनकी ऑक्सीजन को लेके SO2 गैस बना लेता है। रोल दिमाग में रख लो, हमेशा काम आएगा। कोई भी रिएक्शन हो यही अप्लाई कर लो आप। PCl5 ऑक्सीजन कंटेनिंग के साथ POCl3 बनाएगा, उनकी ऑक्सीजन ले लेगा, ये H3PO3 बनाएगा, ये SO2 बनाएगा। डन। अब ऐसा ही हुआ, यहां भी इसने क्या है, इनकी ऑक्सीजन ले ली और इसकी जगह ऑक्सीजन को हटा के OH को हटा के Cl लगा देगा। सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही हुआ, सब कार्बनों पर हेलोजन लग गई। आप Cl ले लो, I ले लो, कोई दिक्कत नहीं, Cl की जगह I ले लो। आई लोगे तो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि अगला जो स्टेप है वो आई से ज्यादा बढ़िया चलेगा। अब तीनों में क्या किया साहब, हमने AgNO2 डाल दिया, AgNO2 तीनों में एक एक करके, तो ये बन गया RCH2NO2, CH3CHNO2, देखो ये भी NO2, यहां भी NO2। एनी डाउट बेटा जी? इसके बाद अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इसके बाद क्या करते हैं, तीनों रिएक्शंस के अंदर बारी बारी से क्या मिलाते हैं, HONO
ओ, HONO, HONO, नाइट्रस एसिड मिला देते। तो ये क्या करता है, इधर से 2H उठाता है, इधर से O उठाता है। देखो अब कुछ भी करो आपको H2 निकालना है, साफ बात ये है, ठीक है। जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा है उससे पूरी H लेनी है जितनी भी उस पे है और H2O बनाना है। जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा है उससे पूरी H लेनी है जितनी भी उसके ऊपर है और H2O बनाना है, कुछ भी हो जाए चाहे। अब देखो ये H2O तभी बनाएगा जब ये OH उठाएगा इसकी। जिस इस कार्बन पर जिस पर NO2 जुड़ा है उससे पूरी H लेनी है, H2O बनाना है। लेकिन गुरुजी यहाँ पे तो H ही नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है बेटा रिएक्शन, छोड़ दे इसको, अब नहीं होगी आगे। और ये क्या करेगी, ये बनाएगी RCNO2। अब देखो N डबल बॉन्ड से जुड़ेगा इधर क्योंकि O गया ना ये वाला, तो NOH। अब देखो इधर CH3 CNO2 CH3। अब देखो यहां ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा NO। देखो इधर मैं ये वाली O नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास एक ही H थी। अब एक ही H थी तो H2 कैसे बनेगा, इसलिए H को मैंने OH से जोड़ा। थोड़ा ध्यान रखना, तरीका है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ऐसे यहां मैंने किया तो यहाँ H ही नहीं थे तो रिएक्शन नहीं हुई। ये जो बना ये तो है नाइट्रोलिक एसिड, ये है सूडोनाइट्रोल, सूडोनाइट्रोल, और यहां कुछ बना ही नहीं। अब इन तीनों में इसमें भी सम ड्रॉप्स ऑफ NaOH मिला दिया मैंने, इसमें भी कुछ ड्रॉप मैंने बेस की मिला दी, और इसमें तो अब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या मिलाना। इसमें जैसे बेस मिलाया ये एसिडिक H उसके साथ जुड़ गई और एक सॉल्ट बना दिया जिसका कलर है रेड कलर, बिल्कुल रेड कलर, खून जैसा, ब्लड लाइक रेड कलर होता है, बहुत गाढ़ा रेड कलर बनता है। और इससे जब रिएक्शन कराई तो ब्लू कलर मिला, ब्लू, नीला कलर, ब्लू कलर मिला। और इसमें कोई कलर मिला ही नहीं क्योंकि रिएक्शन ही नहीं, इसलिए इसको नाम टेस्टिंग दे दिया, क्योंकि टेस्ट हो गया ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का। सो विक्टर मेयर रिएक्शन यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आई मीन यू कैन से दैट अगेन कि विक्टर मेयर टेस्ट इज यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। थर्ड लाइन देखिए, टॉक्सिक नेचर इथाइल अल्कोहल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल की, आइसोप्रोपाइल ज्यादा मिथाइल की। देखो भाई दोनों लाइन सही है। तीसरी, पावर अल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट बेंजीन एंड पेट्रोल, ये भी ठीक है, ये आपको देखो इंफॉर्मेशनली याद रखना है, सारी लाइन ठीक है। चौथा आंसर आ गया। मैच द फॉलोइंग। अब मैच कैसे करें, रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये जो रिएक्शन है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की फ्यूज्ड NaOH के साथ जिससे फिनोल बनता है, ये नीट में पूछी जा चुकी है, दिमाग में रखो। NaOH और NaSO3 ये आपस में रिएक्शन करेंगे और Na2SO3 निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन ये क्यूमीन है, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन, क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से इस तरीके का एक पेरोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, ये नीट में पूछा जा चुका है, ये पेरोक्साइड इंटरमीडिएट पूछा जा चुका है। फिर इस पेरोक्साइड को आगे जब एसिडिक हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये फिनोल बन जाता है। देखो दोनों मैच हो गए, ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच कर गया। तीसरी रिएक्शन ये क्लोरोबेंजीन और ये NaOH CuFe की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डायरेक्ट फिनोल बना देता है, ये डाउ प्रोसेस है। एक और होता है रशिक प्रोसेस। रशिक प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की जगह बेंजीन से स्टार्ट होती है रिएक्शन, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। ये तो है डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड, देन आफ्टर फिनॉक्साइड कन्वर्ट इनटू फिनॉल। और वो जो रशिक प्रोसेस बताया उसमें क्या होता है कि बेंजीन से स्टार्ट होती है, इट मींस बेंजीन कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, मतलब एक एक करके यहाँ क्लोरोबेंजीन से, यानी कि एक स्टेप खा गया, ये एक कम कर दिया, ये तो इसने तो क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट किया और वो जो रशिक प्रोसेस है वो बेंजीन से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया, ये है फिनॉल, ये Br2। मैंने अभी अभी बताया था कि Br2 का जब एक ही मोल लेते हैं वीक कंडीशन हो जाती है इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। जब कंप्लीट मतलब आप जो है लिमिटेड क्वांटिटी लेते हैं तो फिनॉल पर अटैक केवल ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे होते हैं और आपको ऑर्थो और पैरा दो तरह के ब्रोमोफिनोल्स आपको मिलते हैं। ये हुआ आपका फिनॉल। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं इनके फिर से पूछे जाने के। ये देखो इस बार जो है हो सकता है ये जो मैंने आज कराया उसमें से एक सवाल कम से कम आपको पेपर में मिले। देखो फिनॉल के ऑक्सीडेशन को मैं अलग से समझाता हूं आपको। देखो उस
से अलग समझो एक बार। अलग से मैं इसलिए लाया हूं कि ताकि आप समझ जाएं एक्चुअली में हुआ क्या था। देखो जैसे फिनोल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे हमने आपको Cr2Cl2 बताया, एयर की प्रेजेंस बताई, KMnO4 बताया, Ne2CrO4 बताया, ये बहुत सारे रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। देखो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनिंग कार्बन जो है जितने भी बचे हैं वो सब CO2 बन के निकल जाएंगे। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन रह गए, 2 CO2 बाहर निकल गए। फिर एल्केलाइन KMnO4 का जब इस्तेमाल करते हैं तो एल्केलाइन KMnO4 आप जानते हो जिसको आप बेयर रिएजेंट भी कहते हैं, और ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है, डबल बॉन्ड को जब तोड़ता है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उस पे 2 OH सिन एडिशन करा देता है, 2 OH का सिन साइड से एडिशन करा देता है। यहां भी यही होगा, ये 2 OH जोड़ेगा इस पे डबल बॉन्ड पे, तो देखो ये एक तरीके से सिस कंपाउंड हो गया। देखो ये सिस हो गया, ये इधर H इधर H इधर COH इधर COH, ये सिस कंपाउंड और ये सिन एडिशन करेगा। ये कौन सा एडिशन करेगा? सिन एडिशन। सिस कंपाउंड पे जब सिन एडिशन होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है मेरे बच्चों। ये मैंने पीछे बताया है एक वीडियो के अंदर, आप देख लेना एल्कीन वाले में, जहां मैंने ये लिखाया था, समझाया था कि सिस पे जब सिन एडिशन होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है। इस तरह से मीजो टार्टरिक एसिड तक रिएक्शन पहुंच जाती है। अब पीछे जो क्वेश्चन अपन ने देखा था उसमें मैच द फॉलोइंग था, तो एक साइड KMnO4 लिखा होता, दूसरी साइड हमको टार्टरिक एसिड दे रखा था, तो मजबूरी थी, हमारे सामने कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए हमको मीजो टार्टरिक एसिड को टिक करना पड़ा, उसके साथ मैच करना पड़ा। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें ये तो था, तभी तो हमने मीजो टार्टरिक एसिड किया। अगर वो मान लो मीजो टार्टरिक ना होके बेंजोक्विनोन होता तो मैं इसको भी टिक कर देता, इसको जो है इसके साथ मैच करा देते थे। तो लेकिन चक्कर ये है कि ऑप्शन में जैसा दे रखा हो हमें वैसा करना पड़ता है, तो वहां टार्टरिक एसिड था तो हमने टार्टरिक एसिड को टिक कर दिया। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बताइए इसमें क्या बनेगा? गुरुजी ईथर बनेगा। लो बेटा, लो बेटा, ये लो बेटा, आपका सवाल कंप्लीट। और नीट में एक सवाल हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। फिर से एक बार एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर आ गया हूं क्लास में। एक सवाल आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने ईथर से लिया है। अब आप इसे ईथर का मान लीजिए चाहे एल्काइल हैलाइड का मान लीजिए, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से भी है, और चाहो तो आप इसे एल्कोहल का मान लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी मानिए आप इसे, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो सारी रिएक्शंस आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं, मिक्स होती हैं। तो सीधा सा तरीका है कि क्वेश्चन भले कहीं से भी आए, आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि आखिर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से सोल्व किया जाएगा। एक सवाल आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आप नीट में दर्शन कर लेना कह दिया मैंने आपसे। अब क्वेश्चन एज इट इज आए या इसमें से कोई ऑप्शन उठा के आपसे पूछे, वो नीट पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सवाल इसमें से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने का चांस, खूब जबरदस्त चांस इसके पूछे जाने के। ये सुन लेना पहले, क्वेश्चन को सुनिए। पहला क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि यहां कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं और आपको चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन किसके साथ मैच करती है। पहली रिएक्शन में ये डाइइथाइल ईथर का रिएक्शन कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहा है। दूसरी रिएक्शन में डाइइथाइल ईथर को हवा में खुला छोड़ रहा, ओपन इन एयर। तीसरी रिएक्शन में डाइइथाइल ईथर की रिएक्शन HI से करा रहा है, कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि भाई ठंडा लिया है, कोल्ड लिया है, कॉन्सेंट्रेट है। और लास्ट रिएक्शन में ये इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक सोडियम इथॉक्साइड यानी कि एल्कोक्साइड से करा रहा है, और जानना चाहता है कि यह जो लेफ्ट में लिखी हुई चीजें हैं उनका राइट में लिखी हुई चीजों के साथ किस किस का रिलेशन है, किससे किसका रिलेशन है, ये आपको बताना है। पहली रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन के साथ उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, उससे जुड़ी हुई ऊपर नीचे की आगे पीछे की बातें भी आपके सामने आएगी, जो कि नीट के लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है C2H5O C2H5, मतलब मैं चारों ऑप्शंस को एक एक क्वेश्चन की तरह मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन आना जरूरी है, तभी तो आप क्वेश्चन को सही करोगे।
आपको ये चारों ऑप्शन पता होंगे तभी तो आप ये क्वेश्चन सही करोगे। तो हमें तो चारों ऑप्शन हर एंगल से आने चाहिए ना। पहला ऑप्शन देखिए जिसमें आप इथाइल ईथर का रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं। मेरे बच्चों, इथाइल ईथर हो या ईथर हो, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ आपको मैं 4 तरह से दिखा रहा हूं। अगर आपने H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट लिया तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। अगर आपने कोल्ड और डाइल्यूट ले लिया तो अलग रिएक्शन होगी। अगर आपने हॉट यानी कि गर्म और कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपने हॉट एंड डाइल्यूट ले लिया तो अलग रिएक्शन होगी। बेटा समझो, यहां ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसका मतलब बड़ा गहरा है। केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा, उससे जुड़ी हुई और भी चीजें तुम्हें देखनी होगी। अगर कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट एसिड आपके सामने आ जाए, ईथर की रिएक्शन कराई जाए तो काइंड योर इंफॉर्मेशन ईथर इज ए लेविस बेस, ये एक बेस की तरह काम करता है। और इसी नेचर की वजह से ये इसके साथ मिलकर एक सॉल्ट बनाता है। और उस सॉल्ट का नाम देखना आप, वो सॉल्ट कहलाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट कहते हैं उसे। अब ये बनता कैसे है? ये जो ईथर की O है, उस O के ऊपर इसका H अटैक कर देता है। सबको पता है H प्लस प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो अटैक करेगी ऐसी जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है। कर दिया बेचारी ने अटैक। H प्लस का अटैक ऑन O हो गया। H प्लस का अटैक ऑन O हो गया तो मेरे बच्चों O से लोन पेयर H की तरफ चला गया। वो तो जाना ही था। O से लोन पेयर जब H की तरफ चला गया तो H तो जुड़ गई इस पे, और ये तो हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव, या आप O पे पॉजिटिव लगा दीजिए, और यहां जुड़ गया HSO4 निगेटिव। और एक पॉजिटिव निगेटिव स्पीशीज के जुड़ने से जो सॉल्ट बना उसका नाम हो गया ऑक्सोनियम सॉल्ट। मेरे बच्चों, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है O और H के बीच में, इस तरह का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है ऑक्सोनियम बॉन्ड। ये पॉजिटिव इस O पे है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये पॉजिटिव हो गया है। इसका पेयर H ने ले लिया है। H की लेने की वजह से ये ऑक्सोनियम IUM सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब बात यह आती कि ये जिस ईथर से बनता है उसी के हिसाब से इसका नाम रख दो। डाई इथाइल, देखो डाई इथाइल दिख रहा है, डाई इथाइल। और ये कौन है? ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम। और ये कौन है? हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बाबू समझ में आ रही है बेटा? आ रही है? डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज एन ऑक्सोनियम सॉल्ट। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके, आगे चलो मेरा बच्चा। भैया जगह खाली करता चलूंगा मैं, आप देखते जाना और लिखते जाना, समझते जाना, नोट कर लेना मेरा बच्चा। अगली रिएक्शन, अगर एसिड कोल्ड है लेकिन डाइल्यूट है तो बेचारा मर गया बिल्कुल ही। ठंडा पड़ा है, साथ में डाइल्यूट हो रहा है, बेटा कुछ भी करने के लायक नहीं बचा। ठंडा भी है
डाइल्यूट भी है, क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसमें तो बनेगा ऑक्सोनियम सॉल्ट और इसमें नो रिएक्शन। भैया कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा तुमने। ठंडा भी कर रखा है, पानी और मिला रखा है, कुछ नहीं कर सकता। हटा भाई इसको, हटा, कुछ नहीं होगा भैया, निकल यहां से। अब बचा आगे आ जाओ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन। हॉट भी लिया है, कॉन्सेंट्रेट भी लिया है। भैया ये तो काम निपटा के छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरम अलग है और कॉन्सेंट्रेट अलग है। तो गरम भी कर रखा है, कॉन्सेंट्रेट भी कर रखा है, ये तो हाईली रिएक्टिव हो गया। इसका मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करके सल्फेट बनाएगा। बेटा सल्फेट, आप इसकी और इसकी रिएक्शन करा के क्या करेंगे? सल्फेट बना देंगे। C2H5 होल ट्वाइस SO4 और ये H2 को मिला के H2O निकाल देंगे। बेटा बाबू कॉन्सेंट्रेट है, हॉट अलग है। का समझ रहे हो? डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। नहीं समझ का रहे हो भाई? स्ट्रॉन्ग भी है, कॉन्सेंट्रेट भी है, हॉट भी है, और आपको लगता है यूं ही छोड़ देगा? H2O निकाल के मानेगा। निकाल डाला, सल्फेट बना डाला। ओके बेटा, हॉट एंड डाइल्यूट। अब की बार हॉट तो है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो डाइल्यूट है। और डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं आप? जम के पानी मिला रखा है। बेटा खूब पानी में H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डाल रखी हैं। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब मैक्स क्वांटिटी ऑफ H2O में आपने H2SO4 की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स डाल रखी हैं। तो इसका मतलब एसिडिक वाटर हो गया। ये एसिडिक वाटर का मतलब है ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई बेटा, ऐसी हाइड्रोलाइसिस कर डालेगा और हाइड्रोलाइसिस करके मेरा बच्चा इथाइल अल्कोहल बना डालेगा। ध्यान से सुन ले कंडीशन। और मैं बता दूं आपको, नहीं क्या मजाक लग रहा है क्या? कह दिया मतलब कह दिया, आएगा मतलब आएगा। घबराओ मत, चिंता मत करो, याद रखना इसे। आगे लेके चलता हूं, हटा रहा हूं इसे। आ जाओ मेरा बच्चा। अरे मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये सारे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी बात मानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देख लेना, बहुत फायदा होगा। अब की बार मैंने फिर ईथर ले लिया और इस ईथर को हमने छोड़ दिया एयर में ओपन। अब ईथर को एयर में ओपन छोड़ने से क्या होता है, आओ मैं समझाता हूं आपको। ये है ईथर, OCH2CH3। और भैया हमने क्या किया? इसको बना दिया। बना के हमने लैब में या किसी फैक्ट्री या कंपनी में हमने ईथर को बना दिया। और ईथर बनाने के बाद भैया उसको ढकना भूल गए, खुला छोड़ दिया हम। अब भैया ईथर को खुला छोड़ देंगे तो एयर छोड़ेगी क्या उसे? लेकिन एक बात बता दी, ईथर इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। ये तो हमने खूब सुना है ना, ईथर इनर्ट सॉल्वेंट होता है। लेकिन अब सुन लो, ईथर को खुला छोड़ दोगे तो भैया वहां सनलाइट वगैरह भी होगी। क्यों? क्योंकि सब जगह डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। तो क्या हुआ? डिफ्यूज्ड सनलाइट तो आती है ना रूम के अंदर। आप तो बना के कंपनी में छोड़ गए, खुला छोड़ गए तो भैया O2 यानी एयर, और मिल गई थोड़ी सी सनलाइट, तो भैया इसने तो इससे कर डाली रिएक्शन। मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन दो तरह से दिमाग में रखनी है आपको। पहली चीज, ईथर ओपन इन एयर एट शॉर्ट टाइम एंड ईथर ओपन इन एयर एट लॉन्ग टाइम। आप लंबे टाइम पर खुला छोड़ देते हैं और एक आप शॉर्ट टाइम पे खुला छोड़ देते हैं। अब बात ये आती है, सर एक बात बताइए, हमको क्या पता कि शॉर्ट टाइम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? देखो शॉर्ट टाइम का मतलब यहां कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक, इस तरह से 5-7 दिन तक आप खुला छोड़ दें, वो तो शॉर्ट टाइम माना जाएगा ईथर के लिए। अब भाई इतने में तो कर लेगा रिएक्शन, और आपको पता है रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का पता है आपको, थोड़ा टॉक्सिक भी होता है और
एक्सप्लोजिव भी होता है। और आपको साथ पता नहीं है कि ईथर का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के तौर पे किया जाता है। तो भैया पेरोक्साइड अगर बन गया और ईथर जो है टॉक्सिक हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया, और हमने कहीं उसको काम में ले लिया, किसी के ठूस दिया हमने ईथर को, तो भैया वो तो फट जाएगा, मर जाएगा। कैसे चेक करें कि ये ईथर सही है या गलत है, खराब है? सर एक काम करो, आप ईथर भरो निडल में और इंजेक्शन भर के और जो है लगा दो किसी के। आप तो लगा दो किसी के, अगर बच गए तो कह देंगे ईथर प्योर था, और ना बचे मर गए आदमी तो कह देंगे भैया ईथर इम्प्योर था। ये क्या तरीका है भैया? ये क्या तरीका है ईथर की टेस्टिंग का? ऐसे तो आदमी मारेगा क्या बेटा कुछ? नहीं नहीं भाई, ये तरीका सही नहीं है। ईथर की टेस्टिंग का अलग तरीका है, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे ही आप ईथर को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ें, ऐसा लिखा मिल जाए, तब तो आपको यहां जो मैं बनाऊं वो बनाना है। और लॉन्ग टाइम का मतलब कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक आप खुला छोड़ दें। मंथ मतलब मान लो खुला छोड़ गए और फैक्ट्री में कोरोना के चक्कर में ताला लगा के निकल लिए, पता लगा साहब महीने 2 महीने 3 महीने बाद आए, तो इतने में तो भैया ईथर का जो है जिंगा लाला हो जाएगा। तो फिर क्या करें? एक बात है, अगर लंबे टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो ईथर को काम में मत लेना। फिर दूसरा तरीका है उसे प्योर करने का। पहले इसकी बात करते हैं, शॉर्ट टाइम में क्या होगा। देखो शॉर्ट टाइम में आप ये 2 तरह के पेरोक्साइड बना सकते हैं। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये। दोनों ही पेरोक्साइड आप बना सकते हैं। हाँ बेटा, ओ सी, अरे नीचे आ भैया, नीचे आ। सी। ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे HOOH, H2O2 जैसी डिजाइन नहीं लग रही क्या? इसको मैं पूरे को H कंसीडर करूं तो क्या ये H2O2 जैसा नहीं लग रहा बाबू? E2O2 इज द ईथर पेरोक्साइड। ये और ये दोनों तरह के पेरोक्साइड बन जाते हैं, या अकेला ये बनता है या वो बनता है। दोनों तरह के मान के चलो कि ये पेरोक्साइड आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। लेकिन भाई नुकसान तो करते हैं ना, जहर तो जहर ही होता है। एक बूंद हो चाहे एक ग्लास भर के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? E2O2 और ये दोनों पेरोक्साइड हैं। ये तो शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ घंटों से कुछ दिनों तक आप अगर खुला छोड़ देते हैं तो ऐसा ईथर को टिक करके आएंगे पेरोक्साइड को। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो फिर आप इस टाइप के पेरोक्साइड को टिक करके आए। ये इसका पेरोक्साइड है लॉन्ग टाइम का, जिसे आप इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह सकते हैं। ये है इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये और भी ज्यादा विस्फोटक होता है भाई साहब, इसमें तो आग लग जाएगी, निपट जाएगा काम। ये ध्यान से सुनना ना, ये वाला ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा एक्सप्लोजिव है, वो कम हार्मफुल है। दोनों ही है को तो दोनों ही टॉक्सिक और हार्मफुल है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। तो सर आप बता रहे थे हम कैसे पता करें कि ये ईथर काम में लेना है कि नहीं लेना? बताते हैं बेटा। ईथर है ना, ईथर तो जानते हो ना। इसमें आप ऐसे करना, KCNS और FeSO4 डाल देना, पोटेशियम थायोसाइनेट और फेरस सल्फेट डाल देना। इन दोनों के मिक्सचर को इसमें अगर डालेगा और अगर ये प्योर हुआ तब तो देखो कुछ नहीं होगा, और अगर ये इम्प्योर हुआ ईथर और आपने ये डाल दिया तो बेटा रेड कलर मिल जाएगा। रेड जानते हैं? रेड लाल रंग, लाल रंग का, यानी कि रंग लाल मिल जाएगा बाबू। अगर ईथर में ये मिलाने के बाद रंग लाल हो जाए, ईथर में पोटेशियम थायोसाइनेट और FeSO4 मिलाने के बाद रंग लाल हो जाए, तो समझ जाना खतरे का निशान है। ये ईथर काम का नहीं है, ये लेना नहीं है काम में। साफ बात है भाई साहब। ओके, तो ऐसे टेस्टिंग हो सकती है। सर कोई तरीका
इसको बचाने का तरीका तो है, कई तरीके हैं। आप इसको जो है Cu+2 के साथ Fe+2 के साथ मिक्स कर दो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ मिक्स कर दो, शेक करो काफी देर तक, पेरोक्साइड वाले ईथर को बहुत देर तक मिक्स करके ऐसे हिलाते रहो, शेक करते रहो, तो आप देखो इसके अंदर जो O2 है वो फ्री होके निकल जाएगी, ईथर पेरोक्साइड फ्री हो जाएगा। तो एक तरीका है फ्री करने का। चलो मैं आपको अब अपने क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं। हमारा सवाल था ये वाला, पूछ रहा है कि बताइए ईथर को खुला छोड़ दे तो क्या होएगा। भैया साफ बात है, ईथर को खुला छोड़ दोगे तो पेरोक्साइड बन जाएगा। तो देखो ये तो मिला दिए हम इससे और ये मिला दिए हम इससे, लो जी भैया दो का तो कल्याण कर दिए हैं हम। समझ में आया? In next question, diethyl ether react with HI. Here HI is an one equivalent and cold and concentrate condition. It's okay. It means HI की रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में, पिछले 2-3 साल के पेपर देख लेना नीट के, आपको दिख जाएगा ये सवाल आया हुआ, और पिछले 5-7 साल के देख लिए तो और दिख जाएगी। मतलब इसके आगे इंपॉर्टेंट लगाना इस रिएक्शन की तौहीन मानी जाएगी। आओ आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। C2H5O C2H5 और ये लग गई HI। बाबू HI का मतलब यहां केवल HI से ही नहीं है, HI का मतलब यहां किसी भी हेलोजन एसिड से है, चाहे HCl, चाहे HBr, चाहे HI। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, HF भी ले सकते हैं, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो थोड़ा अलग केस होता है। HI ले गए। अब बाबू कंडीशन पे ध्यान दें। एक तो कंडीशन होती है कॉन्सेंट्रेशन एंड हॉट। हॉट दे दे तो ठीक, नहीं दे तो ऐसे टेम्परेचर लिख देते हैं जी 100 डिग्री, ऐसे ऊपर लिख देते हैं 100 डिग्री, 120, 110, डिपेंड्स ऑन द ईथर, कौन सा ईथर लिया है। तब तो देखो कछु नहीं करना, आपको बस इन दोनों HI का 2H लेना है, दोनों को O से जोड़ना है, H2O निकालना है मेरा बबुआ, और C2H5 पे I लगाना है बेटा। कॉन्सेंट्रेटर हॉट लिया है तुमने। जब भी किसी रिएक्शन में हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन चीज लो तो समझ लेना वो चीजें प्यासी हैं, प्यासी हैं, किसी के पानी की प्यासी हैं, किसी रिएक्शन का H2O होने चाहिए। बस जब भी किसी रिएक्शन में आप कॉन्सेंट्रेट कंपाउंड एज ए कंडीशन लेते हैं तो समझ जाना। अब देखो कॉन्सेंट्रेट का मतलब केवल कॉन्सेंट्रेशन ही, कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, एनहाइड्रस हो सकता है, ड्राई लिखा हो सकता है, सूखा। अब भैया प्यासा आदमी पानी चाहता है, प्यासे को क्या चाहिए, प्यासे को चाहिए क्या, पानी। तो प्यासा है, ये दिख रहा है ये प्यासा है, प्यासे को पानी चाहिए, पानी पिलाओ इसे, ले गया पानी। कॉन्सेंट्रेट और हॉट H2O, कॉन्सेंट्रेट एंड हॉट HI निकाल ले गया O को, और देखो H2O निकाल के कंपाउंड को इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिए हैं। It means diethyl ether react with the hot and concentrated HI or HCl or HBr, convert into alkyl iodide, and in this reaction H2O eliminate from the reaction. So this is an example of dehydration. आप इसको dehydration भी बोल सकते हैं, देख लो dehydration ही है, समझ। लेकिन ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, क्योंकि अलग अलग मोलिक्यूल्स में से H और O है, H और O काम में आ रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने जब देखा तो रिएक्शन में समझ में आ गया कि ये कंडीशन है, जबकि हमारा जो रिएक्शन है वो इस कंडीशन में है। आओ उस पे चलते हैं। जैसे ही बाबू, जैसे ही सुनना, HI, HBr, HCl जो भी आपने लिया है वो कॉन्सेंट्रेट तो ले लें, लेकिन ठंडा ले लें। ठंडे का मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 0, 5 डिग्री, 6, 10 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर, माइनस में कोई टेम्परेचर ऐसे लिखा मिलेगा आपको, समझ जाना। और कह दिया जाए कि भैया HI भी हमारे पास केवल एक ही इक्विवेलेंट है। इट मीन्स रिएक्शन का डिजाइन बदल जाएगा,
रिएक्शन का पैटर्न बदल जाएगा। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ एक मॉलिक्यूल HI इस पे अटैक करके एक को आयोडाइड बना जाएगा और एक को एल्कोहल बना जाएगा। थोड़ा खुल के बताते हैं, ये C2H5O C2H5 लिया था ना आपने, तो ये ले लिया हमने HI, तो भैया एक तरफ तो गई H और एक तरफ चले गया I। अरे समझ में आई मेरे भाई? आई इधर आ जाओ। अब आ रही एक समस्या, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अब। सही मायने में क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है अब। ऊपर वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप कॉन्सेंट्रेशन एंड हॉट कंडीशन में लेते हैं HX को, तब तो देखो हर हाल में आपको H2O निकालना है, चाहे जो भी एल्काइल दोनों तरफ लगे हों, आपको आयोडीन जोड़ के हैलाइड जोड़ के और उसे एल्काइल हैलाइड बना के बात को खत्म कर देना है। कोई लेना देना नहीं किसी से। लेकिन बट किंतु परंतु मेरा बच्चा, अगर HI लिमिटेड दे रखी हो और आपको रिएक्शन में कंडीशन ये दे रखी हो, तो जरा सोच लेना बेटा। का सोच लेना, ये सोच लेना कि ये रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों को प्रिफर करती है। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को धक्का ही तो मार रहे हैं, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं। आई आया और C2H5 को लात मार के भगा दिया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो और क्या है बेटुआ? समस्या ये है कि आखिर फर्क क्या पड़ेगा इस मैकेनिज्म से? फर्क पड़ेगा प्रोडक्शन का। कब SN1 चलेगी, कब SN2, इसी से प्रोडक्शन में फर्क पड़ जाएगा मेरा बाबू। अब सुन लो कान खोल के बेटा। अगर ईथर के, भैया बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सुनना बना, अब बिल्कुल नो मजाक। क्यों? थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट दीजिए आपके फालतू समय में से, आपका फालतू जो टाइम है उसमें से मात्र 2 मिनट दीजिए। मैं 2 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर मजा आएगा आपको, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। सुन लो, अगर O के दोनों में से किसी भी एक तरफ, ईथर में O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, O के ऑक्सीजन के दोनों में से किसी भी एक तरफ अगर ऐसा एल्काइल आ गया जो स्टेबल कैटायन बना सकता हो, लाइक 3 डिग्री एल्काइल आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल आ गया, कोई बेंजाइल आ गया, बेंजाइल में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, कोई एलाइल जैसा आ गया, एलाइल में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी। बाबू बात को फिर से सुनना, ऐसे या इनमें से कोई एक, इन दोनों में से किसी भी एक तरफ आ गया, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, या कोई स्टेबल कैटायन इधर या इधर में से किसी एक तरफ आ जाए, तो समझ जाना रिएक्शन विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। और सर अगर ये आए नहीं तो, अगर ये आए नहीं, दोनों में से किसी भी तरफ नहीं है, छोटे छोटे आ जाए, CH3 आ गया है, C2H5 आ गया, अजी आइसोप्रोपाइल तक आ गया, तब भी आपको यही करना है। अगर मान लो कोई विनाइलिक कोई ग्रुप आ गया, ऐसी सिचुएशन, फिनाइल आ गया, तो मेरा बेटा SN2 कर देना। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा सर? मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं। ईथर पर अगर दोनों में से किसी भी एक साइड एक ऐसा एल्काइल रेडिकल आ गया जो स्टेबल कैटायन बना सकता है, तो रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म एंड हैलाइड आयन अटैक्स ऑन हैलाइड आयन ClBr, हैलाइड आयन अटैक्स ऑन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इट मींस हैलाइड को आप उस स्टेबल कैटायन पर जोड़ के अपना प्रोडक्ट बनाएंगे।
मतलब इसको उस पे जोड़ेंगे जो स्टेबल कैटायन है। हाँ। तो फिर H कहां जाएगी? अरे जो बचेगा उस पे H लगा देना, वो एल्कोहल बन जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है बिटुआ? और इसमें भी जरा बोल के बताना सर। देखो अब इसका सुनो, अगर मान लीजिए दोनों तरफ ऐसे ही एल्काइल हो, ऐसे एक तरफ मिथाइल लगा दिए, एक तरफ आइसोप्रोपाइल लगा दिए, कहीं कोई ऐसा लगाया ही नहीं जो स्टेबल कैटायन बना सके, तो फिर SN2 चलेगा। और जब SN2 चलेगा तो आपको पता है ना, हिंड्रेंस अप्लाई इन SN2 मैकेनिज्म। सो I minus Br minus Cl minus any halide ion attacks on halide ion attacks on halide ion attacks on less hindered carbon। जो छोटा होगा उस पे हैलाइड जुड़ेगा। जरा दूसरे तरीके से समझाते हैं, अगर O के दोनों में से किसी भी तरफ स्टेबल कैटायन दिख गया, मुझे इनमें से कोई दिख गया, घबराओ मत, इनमें से मिलेगा आपको, कोई मिलेगा। समझे? कैटायन की स्टेबिलिटी तो पता है ना तुमको। स्टेबल कैटायन कोई मिल गया, जैसे मान लो ये लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव ग्रुप और लगा हुआ तो और स्टेबल हो गया। ये यहाँ के इसके ऊपर मान लो कोई भी पॉजिटिव ग्रुप लगा है, यहाँ लगा है, ऑर्थो पे लगा है, पैरा पे लगा है, मेटा पे लगा, कहीं भी लगाओ पॉजिटिव ग्रुप लगाओ तो स्टेबिलिटी निपट जाएगी इस कैटायन की। है नहीं? आप बता, ये कैटायन स्टेबल नहीं है क्या? ये कैटायन स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। इनमें से दोनों में से एक भी तरफ अगर स्टेबल कैटायन आ गया तो I को बड़े वाले पे जोड़ दो, और अगर मान लो स्टेबल कैटायन बनने वाला कोई भी एल्काइल रेडिकल नहीं लगा हुआ दोनों तरफ, तो I को छोटे वाले को पे जोड़ दो। सर जरा और ढंग से लेते एक बार। आओ देखो, मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने लिया ईथर कुछ इस तरीके का और रिएक्शन करा दी वो की वो, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, कोल्ड ले लिया, कॉन्सेंट्रेट ले लिया, वन इक्वलेंट ले लिया। देखो बेटा, बॉन्ड टूटेगा, SN2 मैकेनिज्म चलेगा। मैं देखो पूरी मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा है, SN1 SN2 में पहले सिखा चुका हूं। चाहूं तो मैं इसमें पूरा कैटायन बना दूं और वो सारे नाटक करके दिखाऊं आपको, और SN2 में आपको TS PS बना के दिखाऊं। अरे भैया कोई लेना देना नहीं है अब इन चीजों से, है ना, छोड़ो इनको। अब तो आप सीधा सीधा जो मैं बता रहा हूं वैसे करो, शॉर्ट में काम करो, जो काम आएगा वो काम करो। अब पूरी मैकेनिज्म को एक से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा उसके इंटरमीडिएट और उसके जो आउटिंग जो लाइंस हैं, आउटलाइंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन उन पे ध्यान दो। आओ HI का अटैक कराओ। क्या O के दोनों तरफ में से कोई एक ऐसी साइड, ऐसा कोई एल्काइल लगा है क्या जो स्टेबल कैटायन बना सकता हो? हाँ सर, ये ना सर। तो घबराए मत बेटा, हाँपने की जरूरत नहीं मेरे बेटा, हाँपने की जरूरत नहीं है। इस I माइनस को उठा और चिपका दे इसके ऊपर। ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं, हो गया काम तेरा, घबराया मत, हो गया बस, मस्त रहे। ये ले बेटी, ये ले मेरी बच्ची, ये I जुड़ गया और बचे हुए पे H जोड़ दे, ये तेरा एल्कोहल बन गया मेरा बच्चा। वापस सुन लो, दोनों में से एक भी तरफ अगर आ गया तो स्टेबल कैटायन पे I जोड़ना है। और सर अगर मान लो दोनों में से एक भी तरफ ऐसा नहीं होता तो ये देखो, अब ये SN1 हो गई और ये अब SN2 हो गई, क्योंकि कैटायन स्टेबल है ही नहीं। अब I को छोटे पे जोड़ो, ये जुड़ गया I और बड़े वाले के साथ बन गया एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल बन गया, मिथाइल आयोडाइड बन गया, ये एल्कोहल बन गया। ये लो भैया, ये लो। अब आगे सुनो, इसी में मत लगे रहो, और भी काम है, आगे चलो। अगर बेंजीन की रिंग लगी हुई है O के साथ किसी भी तरफ, तो फिर तो घबराने का है ही नहीं, हर हाल में I इसी पे जाएगा, चाहे यहां कुछ भी लगा हो। क्या बोला मैं? कुछ भी लगा हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये वाला ब्यूटाइल, वो वाला एल्काइल, जचे जो, क्योंकि ये जो है रिंग को छोड़ नहीं सकता अब, ड्यू टू रेजोनेंस। आ रही है समझ में? ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस और conjugate with benzene ring, so H attacks on
O and I attacks on CH3, so there is compound is phenol and methyl iodide. नेक्स्ट प्रॉब्लम की सर एक बात बताना, अगर दोनों तरफ की बेंजीन की रिंग होती तो क्या कर लेते आप? बेटा मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मतलब क्या क्या कह रहे हो, कुछ भी नहीं करते? यस, मैं कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब कैसे तोड़ेगा बेटा? ओ लोन पेयर रिएक्ट विद HI पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि O कॉन्जुगेट विद दिस रिंग एंड कॉन्जुगेट विद दिस रिंग, दोनों साइड डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी। अब आपको बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी से टूटना मुश्किल हो गया। तो ध्यान रखें, अगर बेंजीन की रिंग O के किसी भी साइड लगे तो फिनॉल अवश्य बनेगा, फिनॉल जरूर बनेगा, फिनॉल मस्ट बी फॉर्म, फिनॉल बनना ही पड़ेगा। आप बना ही, कोई रोक नहीं सकता फिनॉल बनने से। और दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग है तो फिर तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी कहेगी मैं ना चाहूं और ये कहेगी मैं भी ना करूं। इधर ये करने को तैयार नहीं, इधर ये टूटने को तैयार नहीं, तो भैया रिएक्शन कैसे होगी? बेंजीन की बेंजीन रह जाएगी, ये तो यूं कहीं रह जाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगी जब तक बहुत हाई टेम्परेचर ना लग जाए। इन नॉर्मल कंडीशन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, एक चीज और सुन लीजिए, C2H5O CH3 आपको दे दिया मान लो, और HI के नीचे एक्सेस लिख दिया है, तो फिर है ना, एक्सेस लिखने के बाद आपको हर हाल में आयोडाइड ही बनाने, चाहे कोई भी चीज ले लो। क्यों? क्योंकि एक्सेस लिख दिया तो अगर कोई मान लो एल्कोहल बन भी रहा है, मान लो कोई एल्कोहल बन भी रहा है, तो HI फिर से उसका रिडक्शन करके उसको आयोडाइड में ही कन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा कंडीशन को ध्यान दें, अगर HI एक्सेस में लिखा है तो आपको दोनों ही सिचुएशन में दोनों साइड I ही लगाने, क्योंकि HI लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगा, O को रहने नहीं देगा कंपाउंड में। अगला और लास्ट ऑप्शन, हाँ भैया ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हो क्या? ऐसे पढ़ते हो तुम? एक क्वेश्चन को पढ़ लिया और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सही आंसर को टिक करके और निकल लिया आगे। सारे चारों के चारों ऑप्शन चेक करो, चारों चेक करो, हर ऑप्शन के साथ कुछ न कुछ छिपा हुआ है। अब लास्ट वाली रिएक्शन और देखो, तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा। पहले इस वाले की बात करो, इसमें क्या होगा देख लो। C2H5O C2H5 react with HI1 equivalent convert into 1 mole of ethyl alcohol and 1 mole of ethyl iodide. It means at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्ड कॉन्सेंट्रेट 1 इक्विवेलेंट HI की प्रेजेंस में ये कंपाउंड एक एल्कोहल बना लेगा और एक आयोडाइड वाला। और सपोज दैट ये HI एक्सेस में होता, देन इन एक्सेस कंडीशन ऑफ HI इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू अगेन इथाइल आयोडाइड, सो कंप्लीट ईथर कन्वर्ट इनटू आयोडाइड एंड आयोडाइड एंड आयोडाइड। कोई अल्कोहल बनता ही नहीं आपको। लास्ट रिएक्शन CH3CH2Cl react with NaOC2H5 sodium ethoxide react with this compound convert into NaCl and ether. Very important reaction. This reaction is known as Williamson ether synthesis. Kind your information आप याद कीजिए मेरा बच्चा। एक रिएक्शन आई थी आपके सामने जिसका नाम मैंने बताया था विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। वो रिएक्शन इथाइल अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की थी, और ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन इथाइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। अगेन सुन लीजिए कान खोल के, इथॉक्साइड इट मींस ये एक एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड एक बेस का भी काम करता है, एक बेस का भी काम करता है और एक न्यूक्लियोफाइल का भी। तो जरा सोच के, कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, जरा सोच के, ये वाला आर छोटा लेना, अगर ये बड़ा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये वाला आर आपका मन करे जो लेना, क्योंकि ये कभी खुद का एलिमिनेशन थोड़ी ना कर लेगा। लेकिन यहां अगर आपने गड़बड़ कर दी तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते लेते रिएक्शन 80% एलिमिनेशन में और 20% एसएन में रहेगी, और 3 डिग्री ले लिया तो बेटा 99% रिएक्शन एलिमिनेशन में चली जाएगी मेरा बच्चा। सर ये समझ नहीं आया, क्या कहना क्या चाहते हो सर? हमारे तो कुछ समझ नहीं आया सर, एक बार और समझा दो प्लीज।
अच्छा, वापस देखो आपने देखा होगा मैं ना दोनों काम कर रहा हूँ। देखो क्योंकि मैं बच्चा भी बन रहा हूँ, यानी तुम्हारी जगह तुम्हारा रोल भी प्ले कर रहा हूँ, और मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर का भी रोल प्ले कर रहा हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। आप बस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और एंजॉय करते करते पढ़िए। इस रिएक्शन में मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने इथाइल क्लोराइड लिया, NaOR लिया, समझना, ये 1 डिग्री। अब मैंने 2 डिग्री क्लोराइड लिया और वही NaOR ले लिया। आपका मन करे जो OR ले लो, आप चाहे इथॉक्साइड ले लो, चाहे प्रोपोक्साइड ले लो, चाहे 2 डिग्री ले लो, चाहे 3 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने 3 डिग्री लिया और ये NaOC2H5 लगा दिया। अब समझना, पहली रिएक्शन में NaCl निकलेगा, ईथर बन जाएगा, ये बन गया ईथर, डाई इथाइल ईथर। दूसरी रिएक्शन में अब क्या होगा, ये जो है ना OC2H5, आपको याद करो मैंने बताया था 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट बेस। दिस इज OC2H5 इज एन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। बदल गया खेल, रिएक्शन में ईथर बनना था, तो बनेगा क्या, बनेगा ना, लेकिन साथ में एल्कीन भी बन गई। इधर से H और इधर से Cl निकल गई, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया, एल्कीन बन गई। इधर से Na, इधर से Cl निकल के ईथर बन गया। और जब इनकी क्वांटिटी देखी मेरा बेटा, तो बाई एसेंट 20% प्रोडक्ट मिला और बाई एलिमिनेशन अप्रोक्स 80% प्रोडक्ट मिला मेरे बाबू। इसका मतलब तुझे अगर ईथर चाहिए तो ये बड़े मत लेना, छोटे लेना। और ये यहां अगर तूने 3 डिग्री ले लिया है ना, तो फिर बाबू हवा खा जा बेटा, हवा खा, गर्मी पड़ रही है, हवा खा। क्या हवा खा, ईथर नहीं बनेगा, बिकॉज दिस कंपाउंड कन्वर्ट इन एल्कीन। एल्कीन क्यों, क्योंकि H और Cl, H and Cl, it means a beta elimination from this compound, so compound convert into alkene and NaCl बाहर निकाल के आप ईथर बनाने की मत सोचना, ये बिल्कुल हटा देना। ऊपर तो फिर भी 20% ईथर बना, बट नीचे रिएक्शन में ईथर नहीं बनेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट बनेगा। इट्स ओके। अब बात ये आती तो सर इसका मतलब तो हम 3 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग ईथर बना ही नहीं सकते। बनाओ ना, कौन मना करता है, कौन कर रहा है आपको भैया 3 डिग्री अल्काइल? सर आप ही ने तो कहा ये 3 डिग्री नहीं ले सकते। अरे बेटा ये नहीं ले सकते, ये तो ले सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया, अल्काइल हैलाइड तो मैंने लिया छोटा और ये ले लिया मैंने बड़ा, CONA। ले बेटा, ये तो 3 डिग्री ले सकता है ना। अब कौन सा एलिमिनेशन होगा, ये खुद का एलिमिनेशन थोड़ी करेगा, बेस खुद का थोड़ी एलिमिनेशन कर देगा। बनाना कौन मना कर रहा है, 3 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग ईथर बना। और एक बात और बताइए सर, अगर मान लीजिए अगर यहाँ बेंजीन की रिंग होती, बेटा हाथ मत लगा दिया अब इसके, क्यों, अब रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज lone pair of electron conjugate with this benzene ring, so this bond show as double bond nature। और यहाँ डबल बॉन्ड की तरह नेचर शो करने की वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग अब इस रिएक्शन में इतनी इजी नहीं होगी और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो फिर इसका मतलब हम बेंजीन वाले ईथर नहीं बना सकते। अरे बना सकते हैं, जो भी तुम्हें करना है करो, कोई मना नहीं है। जो भी तुम्हें करना है इधर करो, इधर लगाओ, आपको बेंजीन लगानी है तो देख ये निकल गया NaCl, लूण कहते हैं इसको, लूण निकल गया, नमक निकल गया रिएक्शन का, रिएक्शन से लूण निकल गया तो रिएक्शन में O के ऊपर लग गया CH3 एंड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू ईथर। दिस इज एनीसॉल। मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं लोग प्यार से, इसको एनीसॉल भी बोलते हैं। आप C2H5 ले लो, यहां C2H5 ले लो, आपको फिर ईथर मिल जाएगा। वो फेनिटॉल होता है, फेनिटॉल, एनीसॉल, फेनिटॉल, ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल बाय दिस रिएक्शन, बट
In this reaction, 2 points are very important. First number, alkyl halide should be small. It means 1 degree ले सकते हैं हम max to max. 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों में प्रॉब्लम है. और जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड शुड बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. आप एल्कोक्साइड जितना बड़े लेंगे उतना अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अल्काइल हैलाइड का एल्किल आपको छोटा लेना है. अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं. बताइए इसमें क्या बनेगा? गुरुजी ईथर बनेगा. लो बेटा, लो बेटा, ये लो बेटा, आपका सवाल कंप्लीट. और नीट में एक सवाल हो गया. नमस्कार.